नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ पर मेरे साथ में हैं। एक चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि क्लास 10th के अंदर साइंस का एक चैप्टर है, जिसके बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आई बटन दिखेगा और उसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सारे चैप्टर इसके अंदर हैं। इसके अलावा साथ में बता दें कि जो मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड ने जारी किए हैं उनकी भी सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। कंप्लीट नोट्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर हमें नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सारे पार्ट आप कंप्लीट देख सकते हैं वीडियो के अंदर जा करके। आइए अब हम शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप देख लीजिए, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, आपके यहाँ पर सारे के सारे जो वीडियो है उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने इस तरीके से बना रखी है। सारे वीडियो मिल जाएंगे। अम्ल क्षार लवण है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मॉडल पेपर है 10वीं क्लास का। इस तरीके से सारी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसके अंदर आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। और जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबाने से जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। आइए शुरू करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंदर आप लोगों को बता दें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ लिया, एक बार जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। यहाँ पर हमने कार्बन के बारे में देखा और उसके अंदर आबंधन जो होता है उसके बारे में देख लिया है। उसके बाद में कार्बन जो होता है उसके अंदर बंध निर्माण कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो सहसंयोजक बंध उसके अंदर बनता है। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, केवल कार्बन ही नहीं बहुत सारे और यौगिकों के अंदर भी हमने सहसंयोजक बंध देखे थे। इसके अलावा कार्बन के अपर रूप देखे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इनकी संरचना हमने देख ली और इनको बनाने के लिए अलग से एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम सभी के सभी डायग्राम को डिटेल से बनाने वाले हैं। कार्बन के अंदर दो गुण ऐसे मिलते हैं जिनकी वजह से वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। तो उसको बोलते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसके अंदर पहला गुण आता है चतुर्संयोजकता कार्बन की, और उसके बाद में अगला गुण आता है श्रृंखलन का गुण, जिसकी वजह से वो बहुत सारे यौगिक बना लेता है। उसके बाद में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े और कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको डिवाइड करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस तरीके से समावयवी नाम का एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो भी हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। इसके बाद में हम बात कर रहे थे क्रियात्मक समूह है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। उसके बाद में समझाते श्रेणी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नामकरण मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर समझा दिया था। अब बात कर लेंगे हम आगे के कुछ और टॉपिक के बारे में, जहाँ पर देखिए सबसे पहले नामकरण के बाद में अपना जो टॉपिक आ रहा है वो है ये वाला, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रियाएं, यानी कि इस पार्ट के अंदर ज़्यादातर आपको अभिक्रियाएं ही दिखाई देंगी। पूरा फोकस लगा करके आपको इनको पढ़ना है, समझना है। समझ गए? तो कार्बन के अंदर 4 तरीके की अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से पहला है दहन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है संयोजन और चौथा है उसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए। दहन सबसे पहला, कार्बन तथा उसके यौगिक वायु की उपस्थिति में दहन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। आपको बता दें, कभी भी आपको ये बोला जाए कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया या फिर दहन, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यहाँ पर प्रकाश और ऊर्जा तो ऊष्मा तो बनेगी ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन अगर हम कार्बन का कोई यौगिक को जलाते हैं, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, तो उसमें ये ऊष्मा प्रकाश तो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, लेकिन साथ में जल वाष्प के रूप में भी बनता है। यहाँ पर नीचे एक और हाइड्रोकार्बन दिया गया है जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं। इसको भी वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, ऊष्मा व प्रकाश भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन यह अभिक्रिया देखने में छोटी है कि भाई यहाँ पर अभिक्रिया पढ़ना था, अभिक्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बारे में अन्य जानकारी अपने को खूब सारी दी गई हैं इस टॉपिक के अंदर। वो अन्य जानकारियाँ जो है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, यानी कि टॉपिक बड़ा बन जाता है उनकी वजह से। देखो,
आपने पिछले पार्ट में पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। यदि हम उनका दहन करेंगे तो दहन करने पर स्वच्छ तथा नीली ज्वाला निकलती है। इसके अलावा असंतृप्त कार्बन यौगिक से काले धुएं तथा पीले रंग की ज्वाला निकलती है। नोट लगा करके एक बात लिखी गई है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक जो होते हैं ना, वो सीमित वायु की उपस्थिति में अपूर्ण दहन दर्शाते हैं, इसलिए काले धुएं वाली ज्वाला निकलती है उनके अंदर। ठीक है, असंतृप्त कार्बन जो होगी ना, वायु की उपस्थिति में कैसा दहन शो करेंगे, अपूर्ण दहन दर्शाएंगे, इसलिए ही उनके अंदर काले रंग की जो धुआं है वो निकलता है और साथ में पीले रंग की एक ज्वाला भी निकलती है। आपने देखा होगा कई बार गैस और स्टोव होते हैं, उनके वायु छिद्र कई बार तेल व अन्य खाद्य पदार्थों से क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध यानी बंद हो जाते हैं। अतः प्रयोग की गई जो गैस है अथवा जो केरोसिन है, उसके अपूर्ण दहन के कारण बर्तनों के पेंदे काले पड़ जाते हैं। कोई भी फ्यूल हो, कोई भी आपका ईंधन हो, अगर उसका अपूर्ण दहन होगा तो काले रंग की ज्वाला निकलेगी। और काले रंग का मतलब होता है उसमें बिना जले हुए कुछ कार्बन के कण हैं जो बर्तन के पेंदे से चिपक जाएंगे और जिसकी वजह से पेंदे का रंग कैसा पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पेंदे काले क्यों पड़ जाते हैं, तो आप बताओगे कि उनका अवरुद्ध हो जाते हैं और अपूर्ण दहन होता है इनका, और जिसके कारण काले रंग का धुआं निकलता है, जिससे बर्तन के पेंदे काले पड़ जाते हैं। इसके अलावा एक बात पूछी जा सकती है आपको कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिनको जलाने पर ज्वाला निकलती है, लेकिन कुछ कोयले जैसे पदार्थ होते हैं उनको जलाने पर ज्वाला नहीं निकलती। अर्थात कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कुछ बिना ज्वाला के जलते हैं, ऐसा क्यों है? तो इस चीज़ का जवाब यहाँ पर मिलेगा। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, लकड़ी है, कागज़ है, जिनको अगर हम जलाना चाहेंगे तो उनको जलाने पर पहले उनके अंदर से कुछ ऐसे पदार्थ निकलेंगे जो कि गर्म करने पर वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और फिर वो जलते हैं। और जब वो वाष्प जलती है तो उसमें से ज्वाला निकलती हुई दिखाई देती है अपने को। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ पदार्थों में ऐसे घटक उपस्थित होते हैं जो ताप देने पर गैसीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय पदार्थों के जलने से ही ज्वाला उत्पन्न होती है। परंतु कुछ पदार्थ जैसे कि चारकोल है, कोयला है, इनमें कोई भी वाष्पशील पदार्थ उपस्थित न होने के कारण ये बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। लकड़ी जैसे कुछ पदार्थों में वाष्पशील पदार्थ होते हैं, अतः ये प्रारंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं, जब बाद में वो खत्म हो जाएगा ना वाष्पशील पदार्थ, तथा बाद में दीप्त पिंड के रूप में रहते हैं, यानी अंगारे के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रत्येक तत्वों के द्वारा अगर हम कुछ अलग अलग चीज़ों को जलाएंगे तो अलग अलग रंग भी निकलेगा। तो वो रंग जो होता है उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। मोमबत्ती में असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त पदार्थ के वायु की सीमित मात्रा में जलने के कारण पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। तो मोमबत्ती में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का ईंधन होता है, असंतृप्त ईंधन होता है, और उसके जलने से क्या होगा, पीली ज्वाला निकलती है। आप अगर अपनी हथेली को और उस मोमबत्ती के ऊपर रखोगे तो आपकी हथेली काली पड़ सकती है, क्योंकि वो असंतृप्त पदार्थ का दहन हो रहा है वहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले कोयले का बताएंगे, फिर पेट्रोलियम का बताएंगे। देखो, लाखों वर्षों पहले पादप तथा जंतु भूकंप व ज्वालामुखी जैसी आपदाओं के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में नीचे दब गए, जहां पर उन पादपों के अवशेष उच्च ताप व उच्च दाब के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए। इसके अलावा कोयला तो बन गया, अब पेट्रोलियम को और बनाओ। समुद्री जीवों के मर्त अवशेष समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। यह गाद चट्टान में बदल गए। इस प्रकार समुद्री जीवों के द्वारा पेट्रोलियम का निर्माण होता है, और चट्टानों के बीच में कई बार जो छिद्र मिलते हैं तो चट्टानों के छिद्रित भागों से उस पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। एक और प्रश्न के रूप में यहाँ पर एक टॉपिक को समझाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कोयला व पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। इसका जवाब ये है कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण सजीवों के मर्त अवशेष से होता है, इसलिए उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब सेकंड नंबर की अपनी अभिक्रिया आती है। पहली कौन सी थी, दहन, जिसके अंदर हमने बोला दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, उष्मा प्रकाश निकलेगा, अगर हाइड्रोकार्बन है तो H2O भी निकलेगा। अब बात आती है ऑक्सीकरण की, जो कि सेकंड अभिक्रिया है। सामान्यतः दहन के अलावा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक के द्वारा होता है। कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहां पर जो कार्बन यौगिक है उनका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकारक के द्वारा होता है।
जैसे कि यहाँ पर एक फिक्स एग्जांपल दिया गया है और यही पूछेगा अपने से कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना एक तरीके से क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, CH3CH2, ये CH2 है, OH, CH3CH2OH। अब इनको मैंने क्या कर दिया, अभिक्रिया करवाया है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ये CH3CH2OH है, जिसके अंदर यदि हम क्षारीय KMnO4 मिला दें और गर्म कर लें, या फिर आप क्या कर लो, ये नहीं मिला हो तो अम्लीय K2Cr2O7 मिला के और फिर गर्म कर दो, आपके पास में क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसमें एक ऑक्सीजन था पहले और यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन किसकी मदद से जुड़ा, इनकी मदद से जुड़ा। तो इन पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकारक बोल देते हैं। समझ गए होंगे आप बात इसको। अब बात आती है कि आगे हमें इस अभिक्रिया के अंदर एक दो डेफिनेशन और देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी अभी बोला है कि ऑक्सीकारक की मदद से हम ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। और आपसे अगर कोई पूछ ले बताओ ऑक्सीकारक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन्हीं पदार्थों को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अगर आप में ये क्षमता तो आप भी एक ऑक्सीकारक हो, लेकिन आप में तो नहीं है। अब देखो क्षारीय KMnO4, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लिख लेना, आराम से याद कर लेना है। और क्षारीय लेना पड़ेगा KMnO4, लाल दवा होती है KMN, यहाँ पर N हो रहा है, ठीक है, गलती से लिखा नहीं गया है, KMnO4। एक चीज़ इसको मैं बदल देता हूँ, थोड़ा सा गलती से ये कुछ अलग लिखा गया है, K फिर M फिर N फिर O4, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना। ये लो तो KMnO4। इसके अलावा आप काम में ले सकते हो ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय K2Cr2O7, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ गए इस बात को। अब 2 अभिक्रियाएं अपनी हो गई हैं कंप्लीट। तीसरी अभिक्रिया आपके पास में आती है संकलन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संकलन का मतलब होता है जुड़ना। अब इसके अंदर क्या जुड़ेगा वो देखना आपने। यहाँ पर हम संकलन या संयोजन पहले तो पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर संयोजन कुछ हाइड्रोकार्बन के अनुसार हमें पढ़नी पड़ेगी। एक चीज़ आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कुछ यौगिक है, आपको देखो यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहे हैं और बाकी इस कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं वहाँ पर 2 संयोजकताएं तो डबल बॉन्ड से पूरी हो गई और 2 संयोजकताएं इधर कोई लंबी चेन जुड़ गई, इस तरीके से पूरी हो गई। अब एक चीज़ देखो आप, बाकी वाली चेन को तो छोड़ो चारों तरफ की, यहाँ पर गौर करो, बीच में डबल बॉन्ड है। अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन को जोड़ना चाहें और निकल की उपस्थिति चाहिएगी अपने को, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बंध के टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से अभिक्रिया करके, यानी कि बंध बना करके CH और CH बना लेते हैं, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में H2 का संकलन होने से अपने को संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। आगे प्रश्न भी है कि बताओ संकलन अभिक्रिया का उपयोग औद्योगिक रूप में कैसे किया जा सकता है, तो आप बोलोगे इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में वनस्पति तेल से और निकल की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर अब इनके बारे में जानकारी जो दी गई है उनको आराम से पढ़ लो। सामान्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संयोजन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन दर्शाएंगे, याद रखना इस लाइन को, क्योंकि आगे इसमें भी क्वेश्चन है इस लाइन से। संयोजन अभिक्रिया कौन दर्शाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संयोजन अभिक्रिया दर्शाते हैं जिनमें लंबी श्रृंखला युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। जैसे कि उद्योगों में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण होता है, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एक बात और बोली जाती है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, यानी कि आपको तेल खाना चाहिए फिर, जबकि जंतु वसा हानिकारक होती है, क्योंकि जंतु वसा के अंदर असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ठीक है।
जंतु वसा के अंदर क्या होते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अतः हमें असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का प्रयोग करना चाहिए, असंतृप्त वसा वाले तेल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन असंतृप्त वसा वाले जो फैट होते हैं उनका उपयोग, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आती है आगे की बातें। इस अभिक्रिया को आपको ध्यान से देख लेना है और यह आपको बना करके आना पड़ेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति चाहिएगी अपने को, और यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़ने पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी बन जाता है। तो इस तरीके से आपके पास में कुल मिलाकर के 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अपने पास में 4th अभिक्रिया जो आती है वो आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो। सामान्यतः जैसे आपके जो भी हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं ना, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि वो स्थायी होते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेते हैं, वो भी कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये वैसे तो अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन किससे कर लेते हैं, क्लोरीन से कर लेते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो हम बोलेंगे सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्थायी होते हैं तथा कम क्रियाशील होते हैं, यानी क्रिया नहीं करते, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, इसलिए यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एल्केन श्रेणी के यौगिक जब मेथेन है, वो क्लोरीन की अभिक्रिया जो होती है वो इसी प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे CH4 है, यानी कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे किससे, क्लोरीन से करवाओगे। जब क्लोरीन से करवाओगे तो एक क्लोरीन तो यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के चला जाएगा, यहाँ पर जो वैलेंसी खाली होगी वहाँ पर दूसरा क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 और Cl। देखो यहाँ पर CH3 Cl बन गया, और प्लस में क्या बन गया, HCl गैस निकल गई। ये अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकती है, ये चीज़ वापस से उस क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सभी हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, और अंत में क्या बनता है, CCl4 बनता है। यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है CHCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जिसको बेहोशी की दवा के रूप में काम में लिया जाता है, बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात आती है कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक अपने को पढ़ने पड़ते हैं। वैसे तो कार्बन के कई सारे यौगिक हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम यहाँ पर एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हमें केवल और केवल 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर 2 यौगिक हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में ही पढ़ना है। इनके बारे में हमें कम से कम 2 बातें तो पढ़नी ही पड़ेगी। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं, एक तो इनके कुछ भौतिक गुण हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ है रासायनिक गुण, वो पढ़ने पड़ेंगे। रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। एल्कोहल यानी एथेनॉल की कोई 2 अभिक्रियाएं आती है अपने पास में, वो 2 अभिक्रियाएं देखनी पड़ेगी और इसके भौतिक गुण देखने पड़ेंगे। चलो आइए देखते हैं। जो याद रखने लायक बात यह है कि एथेनॉल जो होता है CH3 CH2, 2 कार्बन है यानी एथ, फिर सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में एथ एन, और ये है एल्कोहल ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है वो 156 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसको हम याद कैसे रखते हैं, आप गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हो, 1 से करते हैं, 1 से करते हैं और बाद में आप लिख दोगे 5, 1 में 5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का आधा करो 3, फिर ये 5 का 5 लिख दो, 1 का 1 लिख दो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। गलनांक और क्वथनांक याद हो जाने के बाद में आपको 1-2 बातें और पता करनी पड़ेगी। वो क्या है कि इसके भौतिक गुणों के अंदर और कोई गुण ऐसा हो जो इसको हम बिना किसी अभिक्रिया के ही बता सकते हैं। यह जल में घुलनशील होता है, सबको पता है ये बात। इसके अलावा यह एक अच्छा विलायक भी होता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन एक दवाई होती है, कफ सिरप यानी कि खांसी जब होती है तब आपको एक सिरप दिया जाता है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कफ सिरप एवं टॉनिक आदि के रूप में, विलायक के रूप में किया जाता है। अब बात आती है कि तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा नशे का कारण बन सकती है। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है कि एथेनॉल में अगर पानी मिला करके एक विलयन बना दिया गया है तो उसको हम तनु एथेनॉल बोलेंगे,
और इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे अंदर बहुत अच्छा नशा कर सकती है। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी मात्रा घातक होती है। शुद्ध एथेनॉल ना, एथेनॉल अगर शुद्ध है 100% है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आपके मार्केट में जो शराब मिलती है उस शराब के अंदर दो तरीके की होती है। एक तो जिसको आप बियर बोलते हो, बियर के अंदर ज़्यादा नहीं होती, 6 से 7% के आसपास उसके अंदर एल्कोहल होता है, बाकी सब और कुछ फ्लेवर होते हैं, पानी होता है। लेकिन जो आपके पास में दूसरी ब्रांड आती है, जैसे इंग्लिश कुछ वो आते हैं ना शराब, जैसे कि रम आती है, कैंटीन में फौजियों को दी जाती है, वो उसके अंदर लगभग बताया जाता है कि 46%, 46 या 47% उसके अंदर एल्कोहल होता है, बाकी उसमें पानी वानी होता है। तो इसका मतलब 100% कहीं भी नहीं मिलती है अपने को। 100% लेब में काम करते हैं ना, तो उनको प्रयोग के लिए हमें शुद्ध काम में लेना पड़ता है। बाकी मार्केट में इस तरीके की शुद्ध एथेनॉल नहीं मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं 6 से 7% या 46%, ये भी बहुत घातक होती हैं। और एकदम से शुद्ध ले लिया जाए मान लो, तो अगर वो पी ले कोई तो वो बहुत घातक होता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए जो पीने वाले होते हैं वो समझदार होते हैं, पहले उसमें पानी मिलाते हैं फिर पीते हैं, क्योंकि वो उनको मरने का डर तो सबको ही लगता है। बात आती है एथेनॉल, जो एल्कोहल है उसके रासायनिक अभिक्रियाओं की। ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। एक तो है सोडियम के साथ अभिक्रिया और दूसरी है निर्जलीकरण, यानी कि जल का निकलना। देखो, एथेनॉल सोडियम के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, साथ में एक लवण बना लेगा जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ये है अपना एथेनॉल। इसके अंदर हमने सोडियम से अभिक्रिया करवा ली, तो अपने पास में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन की जगह पर कौन चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। और इस तरीके से जो दो हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2O Na+। ठीक है, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसको लिख रहा हूँ मैं, CH3CH2 फिर O, इसके साथ में सोडियम जुड़ गया, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस है वो अलग से बाहर निकल जाती है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम, फिर मेथ एथ, ऑक्सीजन है तो सोडियम एथ ऑक्साइड, इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड। अब बात आती है दूसरी अभिक्रिया की, जिसका नाम है निर्जलीकरण अभिक्रिया, यानी कि जल को बाहर निकालना पड़ेगा एल्कोहल में से। आप एक चीज़ याद रखना, ये अभिक्रिया में कन्फ्यूजन कहाँ पर होगी वो बताता हूँ, कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ एल्कोहल ले लूँ और उसके अंदर थोड़ा सा सांद्र H2SO4 डाल दूँ और फिर उसको गर्म करूँ 443 केल्विन के ऊपर, ठीक है, गर्म करने पर यह निर्जलीकृत होकर, यानी कि इसमें से पानी निकल जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन बनाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए एक बार आप। CH3CH2OH ये अपना एथेनॉल है, इसको गर्म करेंगे 443 केल्विन के ऊपर और H2SO4 थोड़ा सा इसमें मिला देंगे ताकि अभिक्रिया आराम से संपन्न हो जाए। एक तो देखो आप ध्यान से, एक तो ये OH है, ठीक है, और इसके पास वाले कार्बन जिसको हम कार्बन नंबर 1 बोलेंगे और कार्बन नंबर 2 जो होता है उसमें से एक हाइड्रोजन और निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक OH यहाँ पे है, H और OH मिल करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। बाकी जो चीज़ें बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पर तो CH2 बच जाएगा, इधर भी CH2 बच जाएगा और पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है हाइड्रोजन से, तो बची हुई 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ में पूरी होगी, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH2CH2 एथीन बनेगा। यहाँ पर H2SO4 है, वो एक निर्जली कारक के रूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे एथेनॉल के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अपने शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव मिलते हैं उनको देखो आप। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, चलिए आइए। देखो, शरीर की उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है, पहली बात है। उपापचयी क्रियाएं मतलब जो आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद में उसका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, अपने कोशिका तक पहुंचाया जाता है, वहाँ पर ऊर्जा वगैरह बनती है, तो ये जो क्रियाएं होती हैं उनको हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा अपना जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो अपना मस्तिष्क आता है और एक मेरुरज्जु आता है, ये दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल का सेवन करेंगे तो इससे मानसिक कमजोरी आएगी, उनिंदापन आएगा, यानी कि नींद जैसे
आने का महसूस होगा अपने को, शरीर लड़खड़ाने लगेगा। इसके अलावा भाव शून्यता आदि दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखो एक और दुष्प्रभाव है कि इससे व्यक्ति राहत तो महसूस करता है, परंतु उसे पता ही नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियां पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती हैं। एक और एल्कोहल होता है, एक ध्यान से देखना यहाँ पर, पांचवा पॉइंट मोस्ट भी है। देखो मेथेनॉल भी एल्कोहल श्रेणी का यौगिक है। मेथेनॉल मतलब एक कार्बन का एल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होगा, CH3OH, ये मेथेनॉल होता है। और एथेनॉल कौन सा होता है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल होता है और ये मेथेनॉल होता है। ये तो हम पी सकते हैं, लेकिन ये है एक जहरीला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, इसको कभी भी नहीं पीना चाहिए। है तो ये भी एल्कोहल श्रेणी का ही, लेकिन मेथनॉल भी एक एल्कोहल श्रेणी का यौगिक है, परंतु इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यकृत में अगर ये मेथनॉल चला जाता है तो यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर के किस में कन्वर्ट होगा, मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, मेथनॉल बनाता है, जो कि यकृत की कोशिकाओं के घटकों को स्कंदित कर देते हैं। यानी कि यकृत के अंदर कोशिका होगी, कोशिका के अंदर क्या होता है आपको पता है, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, एक केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका द्रव्य स्कंदित हो जाएगा, यानी कि ठोस पदार्थ में बदल जाएगा। जैसे कि अंडे को उबालते हैं तो अंडा अंदर से पहले तो लिक्विड होता है, लेकिन उबालने के बाद में वो ठोस हो जाता है। तो इस तरीके से अपने सारे यकृत की कोशिकाओं हैं, उनका घटक है, वो स्कंदित हो जाएंगे, ठीक है, और वो कोशिकाएं सारी खराब हो जाएंगी, फिर हम मर जाएंगे। मेथनॉल आंखों की तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एक और चीज़, उद्योगों में जो अपना एथेनॉल है, जो पीने लायक है, वैसे तो इसको हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं उद्योगों में, लेकिन उद्योगों में इसका एथेनॉल का दुरुपयोग भी होता है। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। अब कोई नहीं पिएगा उसको, सब डरेंगे मरने से, और जिससे यह पीने लायक नहीं रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें नीला रंजक मिला देते हैं, जिसे विकृत एल्कोहल भी कहते हैं। अब बात आती है कि कुछ देशों के अंदर ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है एल्कोहल को। वो कैसे, देखो ध्यान से। गन्ने का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। अब कुछ देशों में एल्कोहल में थोड़ा पेट्रोल मिला करके इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। स्वच्छ ईंधन क्यों बोला गया है, क्योंकि इससे कोई जहरीली गैस नहीं निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम एल्कोहल को जलाते हैं तो जलाने पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है और CO2 और H2O का निर्माण करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। जल से तो अपने को कोई हानि नहीं है, CO2 पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्वच्छ ईंधन होता है, इसमें कोई जहरीली गैस नहीं निकलती है, इसलिए इसको स्वच्छ बोला गया है। जबकि आप क्या करोगे, उनको पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं ना, तो उसके अंदर जहरीली गैसें जैसे कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैस निकलती है जो जहरीली होती हैं, ठीक है ना। चलो, अब एल्कोहल तो अपना हो गया कंप्लीट। दूसरे नंबर पर बात आ रही है एथेनोइक अम्ल की। इसके अंदर भी हम भौतिक गुण देखेंगे और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसका गलनांक होता है 290। वहाँ पर गिनती स्टार्ट की थी ना 1 से, यहाँ पर 1 के बाद में कौन आएगा, 290 हो गया, और उसमें लगभग 100 जोड़ दो, 101 जोड़ देंगे तो 391 केल्विन इसका क्वथनांक बन जाता है। गलनांक और क्वथनांक याद रह जाएंगे। अगर रह जाएंगे तो हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जल में विलय होता है, पहली बात कौन, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो होता है ना, इसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और एसिटिक अम्ल आपको विनेगर यानी कि सिरके के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यह जल में विलय होता है, जिसका 3 से 5% विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। अब बात कर लेते हैं आगे की। और सिरके का जो उपयोग है उसको अचार के अंदर परिरक्षक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा पुचका जो होता है, जिसको हम पानी पूरी बोलते हैं, उसके अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। और चलो, एक और इसका भौतिक गुण है, ठंडे दिनों में यह जम जाता है। क्यों जम जाता है, ये गलनांक इसका थोड़ा सा कम ही होता है ना,
इसलिए यह ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहलाता है। आपको कोई ये पूछ ले, बताओ एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंडे दिनों में यह जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि खट्टा खट्टा लगता है। इसके अलावा अपने पास अम्ल तो और भी होते हैं, जैसे खनिज अम्ल। खनिज अम्लों जैसे कि HCl व H2SO4 की तुलना में एसिटिक अम्ल कम हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है अपने जलीय विलयन में, अतः यह दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल पूरी तरह आयनित हो जाते हैं और ये पूरी तरह आयनित नहीं होता, इसलिए क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर सबसे पहली अभिक्रिया आती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सी? एस्टरीकरण अभिक्रिया। जब होता क्या है, देखो एथेनोइक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम एथेनॉल के साथ में करवाते हैं, तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति भी चाहिएगी अपने को थोड़ी सी। करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है। अब ये एस्टर क्या होता है, थोड़ी नई चीज़ आ रही है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। एस्टरीकरण में होगा क्या, एक तो हम ये अपना एसिटिक अम्ल ले लेंगे यानी एथेनोइक अम्ल, एक हम एथेनॉल ले लेंगे। एथेनॉल को निकलने का तरीका देखो मेरा, एक मैं हमेशा वैसे तो लिखता हूँ CH3CH2OH, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, CH3CH2OH, उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर एक जो OH है ये वाला, और यहाँ से H निकल करके किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का निर्माण कर लेंगे, और बाकी ये दोनों के दोनों यौगिक जो हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक और O और CH2 CH3। इस तरीके से जो ये यौगिक बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। एस्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्बन श्रृंखला के बीच में कहीं पर COO ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर समूह है। इस क्रियात्मक समूह को एस्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्रियात्मक समूह के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, हमें नाम कैसे लिखना है इसका वो पता करना चाहिए। पहले देखो, जो इस अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ एस्टर एक सुगंधित पदार्थ होता है, जिसका उपयोग इत्र बनाने के लिए तथा स्वाद उत्पन्न करने के लिए, जो आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम उसमें फ्लेवर आते हैं, बढ़िया बढ़िया सुगंध आती है, तो उसके अंदर एस्टर होते हैं कई प्रकार के, वो उपयोग में लाए जाते हैं। तो स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है इनका उपयोग। बाद में बात आती है कि एस्टर अगर NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगर हम एस्टर जो अपने पास में अभी अभी बना है उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें, तो अपने पास में एक तो वापस से वही चीज़ बन जाएगी एल्कोहल, एथेनॉल, लेकिन एक चीज़ अलग बनेगी, उसका नाम है सोडियम लवण। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम, और ये मेथ एथ है तो सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है, ठीक है। ये नाम आप लोग लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनके नीचे, यहाँ पर लोग लिख लो सोडियम एसीटेट या फिर एथेनोएट, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया जो बनती है वो क्या होती है, अगर जो क्षारक होते हैं आपके पास में उसके साथ अभिक्रिया करें, कौन, आपका अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम एथेनोइक अम्ल बोल रहे हैं, वो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर हम 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। पहली अभिक्रिया हुई, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। पहली अभिक्रिया हमने एल्कोहल के साथ में करवाई, हमें एस्टर मिला और उसके साथ में H2O मिला। अब कई बार एस्टर को अगर हम NaOH से अभिक्रिया करवा देते हैं तो अपने पास में एक तो बन जाता है एल्कोहल दोबारा से, और एक चीज़ और बन जाती है जिसको हम सोडियम एथेनोएट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अभिक्रिया पूरी हो जाती है, और इस अभिक्रिया में जो सोडियम लवण बन रहा है इसको हम साबुन भी बोल सकते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अब बात आती है क्षारक के साथ में अभिक्रिया दूसरे नंबर पर। पहली अभिक्रिया किसके साथ, एल्कोहल के साथ, दूसरी अभिक्रिया क्षारक के साथ। अब क्षारक के साथ में अगर ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले एसिटिक अम्ल NaOH जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना CH3
और COOH है। इसको अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लो, ये है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। NaOH एक क्षार है। इससे अभिक्रिया करेगा तो वही बात होगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस OH के साथ अभिक्रिया करके H2O बना लेगा। जो सोडियम बचा हुआ है ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह जा करके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनोएट। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था इसका नाम। अब बात आती है थोड़ी सी आगे की। दो अभिक्रियाएं हो गई हैं, तीसरी अभिक्रिया क्या होगी वो भी देख लो। हम तीसरी अभिक्रिया देखते हैं कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ये दोनों अभिक्रिया जो है ना, अभी लास्ट वाली दोनों, यानी सेकंड और थर्ड, ये अभिक्रिया हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यानी कि एसिड बेस और सोल्ट, अम्ल क्षार और लवण में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर एक हम अम्ल ले रहे हैं और एक क्षार ले रहे हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ये हमने देख लिया। इस अभिक्रिया में लवण जो बना है वो सोडियम एसीटेट है। इसके बाद में एक और अभिक्रिया वहाँ पर हम एसिड बेस में ही पढ़ते हैं, कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। यहाँ पर अम्ल कौन सा है, ये अपना एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, जल तथा CO2 गैस मुक्त करता है। चैप्टर नंबर 2 में भी यही अभिक्रिया हुई थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O और ये लवण बना था। अब आप कमेंट करके मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, तो आप बताओ CO2 गैस का परीक्षण हम कैसे करते हैं। ठीक है, CO2 गैस का परीक्षण हम कैसे करते हैं, और एक हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी आता है अपने, वो कैसे करते हैं, कमेंट करके तुरंत मुझे अभी बताओ। वीडियो को तो कर दो पॉज, फिर बताओ। देखो, अगर मैंने इस अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाई तो अपने पास में दो तो ये लवण बन गए, H2 और CO2 गैस बन गई। लेकिन अगर मैं इसी अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाता हूँ तो मेरे पास में लवण एक ही बनेगा, यहाँ पर H2O और CO2 बनेगा। बस अंतर इतना है कि इसके अंदर हमें दो अणुओं की ज़रूरत पड़ेगी अम्ल की, और यहाँ पर केवल एक अणु ही आवश्यक होगा। ठीक है, अब अपना इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है जो थोड़ा सा बड़ा भी है, साबुन एवं अपमार्जक। इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। ठीक है, साबुन एवं अपमार्जक को अगर हम पढ़ लेते हैं तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, साबुन क्या होते हैं, इसके अंदर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। पहली बात हम पढ़ेंगे साबुन क्या होते हैं। साबुन का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है, यानी कपड़ों की धुलाई के लिए किया जाता है। तो साबुन सफाई की प्रक्रिया कैसे कर पाते हैं ये हम सीखेंगे। उसके बाद में कठोर जल क्या होता है, जिसके अंदर साबुन झाग नहीं देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कठोर जल में भी झाग दे करके और कपड़ों को साफ कर देता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं साबुन की परिभाषा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को ही हम साबुन कहते हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे एक कलबंध से। देखो, जब उच्च वसीय अम्लों को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास में साबुन का निर्माण होता है, साथ में ग्लिसरॉल भी मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभिक्रिया ना याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन परिभाषा जरूर याद करनी है आपको। और एक चीज़ ये भी बताना कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों से करवाते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में देखो, उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया NaOH के साथ गर्म करने पर, NaOH के साथ करवाने पर हमें उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या प्राप्त होते हैं, फिर पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें साबुन कहते हैं। साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक अन्य उत्पाद ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है। इसको पृथक करने के लिए थोड़ी मात्रा में NaCl प्रवाहित किया जाता है, जिससे शुद्ध साबुन हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब आपको सिलेबस में बताएं, NCERT में ये बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कट कर सकते हो, ना लिखोगे तो भी चलेगा। बात करते हैं, कई बार पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे पेयर्स जैसे कुछ साबुन होते हैं जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। अब बात आती है सोडियम लवणों की अपेक्षा पोटेशियम लवण जो होते हैं ना, उससे बने साबुन अधिक झाग देते हैं। अतः इन पोटेशियम लवणों वाले साबुन का उपयोग शेविंग क्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है।
बात आती है साबुन द्वारा सफाई की प्रक्रिया, ये कैसे की जाती है इसको समझना है आराम से। साबुन मिसेल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा कपड़ों से मेल अथवा तेलीय पदार्थों को पृथक करते हैं। जब साबुन को मिलाया जाता है किसके अंदर, पानी में, जब साबुन को जल में मिलाया जाता है तो यह लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त मिसेल अणुओं में बदल जाते हैं जो कि आयनित होती है। इसका सामान्य सूत्र C17H35COONe होता है। साबुन के अंदर देख लो 17 से 18 कार्बन की एक चेन होती है, लंबी चेन, ठीक है, होता है। इसको सूत्र को मैंने इस तरीके से लिखा है। जब इसको जल में मिलाएंगे तो सोडियम तो अलग हो जाएगा और एक और सीरा अपने को यहाँ पर मिलेगा, एक और अणु यहाँ पर मिलेगा जो कि आयनित होगा, नेगेटिव आयन इसके ऊपर होगा, ठीक है। और इस C17H35COO- को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं। इसको जिस जगह से दर्शाते हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे कार्बन श्रृंखला लिखेंगे तो बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी, इसलिए हम इसको जिग करके छोटी सी जगह में लिख देते हैं। अब ये जो आपके पास में मिसेल संरचना मिली है अपने को, जैसे कि साबुन को जल में घोलने पर क्या मिलता है, मिसेल संरचना। मिसेल संरचना के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो पूंछ वाला भाग और एक जो आयनित भाग होता है सिर वाला भाग, ठीक है। आयनित भाग को हम सिर बोलते हैं और पूंछ वाले भाग को हाइड्रोकार्बन सिरा या फिर जलरोधी भाग कहते हैं। आयनित सिरा जो होता है वो जल रागी यानी जल स्नेही भाग होता है जो जल के अंदर आराम से घुल सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि मिसेल में दो सिरे होते हैं जिसमें से एक तो होता है आयनित और जिसे जल रागी या जल स्नेही सिरा कहते हैं, भाग कहते हैं। लेकिन जो दूसरा सिरा होता है जिसको हम हाइड्रोकार्बन सिरा बोलते हैं वो जल से थोड़ा दूर भागता है यानी जल विरोधी भाग होता है, तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त होता है जिसे जल विरोधी भाग कहते हैं। जब साबुन को जल के साथ मेल युक्त कपड़े पर लगाया जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल का जल विरोधी भाग यानी पूंछ वाला भाग है वो तेलीय मेल में धंस जाता है क्योंकि तेलीय मेल भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो जल रागी जल स्नेही भाग होता है वो तेलीय मेल से बाहर उपस्थित होता है यानी दूर उपस्थित होता है। जब अनेक मिसेल इस मेल के चारों तरफ से घेर लेते हैं तब हम इस पर पानी डालते हैं। पानी के साथ जल स्नेही भाग भी गति करता है, अर्थात संपूर्ण मिसेल अणु जल के साथ गति करता है जिससे मिसेल के हाइड्रोकार्बन भाग से संयोजित मेल अथवा तेलीय पदार्थ भी गति करके और कपड़े से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार मिसेल निर्माण द्वारा कपड़े की सफाई कंप्लीट होती है। आपको कपड़ा धोना सिखा दिया गया है। बात आती है कपड़े से बाहर तेलीय मेल जो होता है अगर निकल जाता है तो मिसेल के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसके चारों तरफ कई सारे मिसेल आ जाते हैं, मिसेल के केंद्र में वो तेल आ जाता है फिर, और तथा कोलाइडी विलयन बन जाता है। मिसेल के अणु पेंदे में आयन आयन प्रतिकर्षण या विकर्षण के कारण एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो पूरे विलयन के अंदर घुले रहते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। आप देखो ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ है, तेलीय मेल लगा हुआ है, तो कपड़े पर तेलीय बूंद, फिर हमने इस कपड़े के ऊपर साबुन लगाया और साबुन लगाने से जो पूंछ वाला भाग है तो वो तो इसके अंदर धंस गया और आयनित भाग वाला माइनस वाला सिरा वो ऊपर की तरफ रहेगा। और बाद में जब पानी डालेंगे तो ये मेल और ये पूरे के पूरे बाहर निकल जाएंगे और इस तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा मिसेल अणुओं से, ठीक है। तो ये तेलीय बूंद पर मिसेल का आक्रमण होता है, फिर मिसेल अणु के से ये घिर जाता है तेलीय बूंद। इस तरीके से आपको कपड़े धोने की सफाई। देखिए तो अब थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि साबुन जो होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता। कठोर जल क्या होता है ये नहीं पता फिर अपने को। देखो एक चीज़ यहाँ पर पहले मैं बात बोलता हूँ, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं जबकि अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं। कठोर जल क्या होता है पहले ये समझो थोड़ा सा। ऐसा जल जिसके अंदर कैल्शियम के कोई लवण हो, मैग्नीशियम के कोई लवण हो, जिनकी उपस्थिति में मैग्नीशियम आयन जो होगा वो साबुन के अणुओं से अभिक्रिया करके और उस साबुन को इस तरीके से बदल देगा जो पानी में घुल ही नहीं सकता, यानी पानी में झाग नहीं देंगे और पेंदे में बैठ जाएंगे। अब पानी में नहीं घुलेंगे तो वो फिर कपड़े के अंदर सफाई की प्रक्रिया भी नहीं कर पाएंगे। अर्थात साबुन है वो कठोर जल में अभिक्रिया यानी अपने धावन प्रक्रिया है उसको
संपन्न नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने एक क्वेश्चन के रूप में या फिर अलग तरीके से लिया गया है। मोस्ट है ये कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं जो कठोर जल में आयनित हो जाते हैं और उन बनने वाले ऋणायन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम आयन से अभिक्रिया करके और अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण करते हैं जो पेंदे में जमा हो जाते हैं और सफाई प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अर्थात झाग नहीं देते हैं। अतः साबुन कठोर जल में कपड़े साफ नहीं कर पाते हैं। आगे एक प्रश्न आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि साबुन कठोर जल में सफाई प्रक्रिया क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ये रहा, देखो साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते जबकि अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पूरा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 2 स्टेप में इसका जवाब देंगे। पहले स्टेप में हमने बोल दिया साबुन झाग क्यों नहीं देते। देखो ये साबुन है जो कि इस तरीके से आयन में टूटेगा, यहाँ पर आप लिख दोगे जल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे? जल। उसके बाद में ये साबुन जब आयनित हो गया तो पानी में उपस्थित मैग्नीशियम आयन से अभिक्रिया करके और एक बड़ा सा अणु बनाएगा जो कि अघुलनशील होगा और ये पेंदे में जा करके बैठ जाएगा, यानी अब झाग नहीं बनेंगे, सफाई प्रक्रिया नहीं होगी। तो फिर ये अपमार्जक क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ये और सीख लो। अपमार्जक देखो, अपमार्जक सामान्यतः अपमार्जक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम सल्फोनेट लवण होते हैं। ये बात आप याद रखोगे, ये थोड़ा सा कठिन शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम सल्फोनेट लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। या फिर अमोनियम लवण भी हो सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जल में घोलने पर यह सल्फोनेट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये सल्फोनेट आयन जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से संयोजित भी हो जाते हैं लेकिन अवक्षेप नहीं बनाते। इसलिए अपमार्जक द्वारा मिसेल कठोर जल में भी झाग देते हैं। अपमार्जक द्वारा बने जो मिसेल हैं वो कठोर जल में भी झाग बना सकते हैं और कपड़ों की सफाई करने में सक्षम होते हैं। ये देखो, ये सल्फोनेट लवण है जो मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके और इस तरीके से घुलनशील पदार्थ ही बनाएंगे। उससे पहले क्या होता है, जो अपना साबुन होता है उसके अंदर सल्फोनेट लवण होता है और ये फिर पहले आयन में टूटता है। ये आयन मैग्नीशियम से रिएक्शन करके और घुलनशील ही पदार्थ ही बनाते हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए अपमार्जक के कुछ उपयोग बताइए, कोई भी 2 उपयोग बताइए। तो अपमार्जक का उपयोग शैम्पू बनाने में, कपड़े साफ करने में, घरेलू पदार्थों की सफाई करने में, कागज व लकड़ी उद्योग में, बोरेक्स के शोधन में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे फिर क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं, कुछ चैप्टर के बीच के क्वेश्चन हैं, फिर अभ्यास के प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको मिल सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या आप इसके क्वेश्चन आंसर भी देखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो हम अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो मेहनत यहाँ पर की है उसका आपको लाभ मिला होगा, आनंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और बेहतर से बेहतर काम करने का। अपने कोई भी सुझाव हैं, कोई भी क्वेश्चन सवाल हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा जो मेहनत है वो सभी तक पहुंच पाए और सबको इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।